साथ विशाल कालरा। और प्रधानमंत्री की बातों से एक बात फिर से स्पष्ट हो जाती है कि 2019 का चुनाव क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम के भी टुकड़े करना चाहती है। मोदी ने कहा कि हिंदुओं पर आतंकवाद का कलंक मंजूर नहीं किया जाएगा। आरएसएस पश्चिम बंगाल में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। आरएसएस की तरफ से पर्चे भी जारी किए गए हैं जिन पर लिखा है कि अपना वोट देने से पहले सोचें। इसमें राष्ट्रवादी मुद्दों का जिक्र है और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में संघ कांग्रेस की मदद कर रहा है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करेंगे और सवाल, कांग्रेस को सत्ता के टुकड़े भी हो सकते हैं देश के लिए, वो मंजूर है क्या? वोट पाने के लिए, सत्ता के लिए देश के टुकड़े भी मंजूर हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि यह आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि अब की बार हिंदू आतंकवाद से क्या प्रहार किया जा रहा है? दीदी की तुष्टीकरण की सियासत पर राष्ट्रवाद क्या इस बार भारी पड़ेगा? आरएसएस पर आरोप लगाकर अपने पाप क्या छिपा रही हैं ममता बनर्जी? और राष्ट्रवाद पर लड़ाई से क्या 2019 में जीत मिल पाएगी? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से रोहित चैल हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल रज़ाक खान हमारे साथ हैं, टीएमसी समर्थक दिग्वांशु भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और संजीव तिवारी आरएसएस समर्थक हमारे साथ है। सबसे पहले संजीव जी आपके पास आते हुए, जब से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है तब से प्रधानमंत्री हर रैली में कह रहे हैं कि देश तोड़ने वालों के हौसले इस ढकोसला पत्र से और बढ़ गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी हो या फिर छत्तीसगढ़ में बैठे नक्सली हो। सवाल यह है कि क्या सारे मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं और 2019 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पर ही लड़ा जाएगा? नहीं, और भी मुद्दे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्र की सुरक्षा देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देश सुरक्षित है तो देश का नागरिक सुरक्षित है और तब विकास हो सकता है, तब नागरिकों के हितों की बात हो सकती है। परंतु मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लागू किया, उस घोषणा पत्र के पेज नंबर 40 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 को किसी प्रकार से नहीं हटने देगी, पहला। दूसरा, उसमें लिखा गया है कि अप्सा को वह पुनर्विचार करेगी और उसको जरूरत पड़ेगा तो वापस करेगी। अर्थात उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि वह अलगाववादियों के साथ है, वह देश तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, वह एवार्ड वापसी गैंग के साथ है। और यही नहीं हुआ, पिछले चुनाव में आपने देखा कि राज बब्बर जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह नक्सलवादियों के उसी दांतेवाड़ा में जाकर कहते हैं कि अलगाववादी जो हैं, नक्सलवादी जो हैं, वह अलगाववादी नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं। कांग्रेस क्या कहना चाहती है? कांग्रेस की जब से सरकार बनी है तब से देख लीजिए। नहीं, पर कांग्रेस ये कह रही है कि सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाए सारे मुद्दों पर, इसीलिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सरकार ने जितना परफॉर्म किया है तो मुद्दा यह हो गया है 55 साल बनाम 55 महीने। जितना 55 साल में नहीं हो, उससे ज्यादा 55 महीने में अकाउंट खुले गए जनधन योजना के अंतर्गत। 35 करोड़ गरीबों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। लगभग 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। मुझे लग रहा है कि लगभग 7.5 करोड़ के आसपास उज्ज्वला गैस के अंतर्गत उन मां बहनों को गैस के सिलेंडर मुफ्त सरकार के द्वारा दिए गए हैं जिनके घर में रोटी नहीं पकती थी। मुझे लग रहा है ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद का नहीं है, मुद्दा है विकास का, मुद्दा अब्दुल रज़ाक खान, ग्रोथ का। अब्दुल रज़ाक खान, संजीव तिवारी का कहना है कि विकास के किए गए काम पर दरअसल खुद कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती, इसीलिए राष्ट्रवाद को इतना बड़ा बनाकर के ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवाद पर लड़ रही। राष्ट्रवाद की पिच पर दरअसल आप कमजोर पड़ गए हैं, आप परफॉर्मेंस पर बात नहीं करना चाहते, आप टारगेट राष्ट्रवाद को करना चाहते हैं। विशाल जी, देश की जनता एक उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दी थी 2014 में, ये सोच के कि मोदी जी आएंगे तो देश तरक्की करेगा, विकास पर चलेगा, देश का कुछ भला होगा। देखिए, ये सोचकर वोट दिया गया था कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, डीजल की कीमत कम होगी, काला धन आएगा। हुआ क्या? पेट्रोल की कीमत कम करने वाले 400% टैक्स बढ़ा दिया डीजल पर, 200% टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोल पर। जब क्रूड ऑयल हमको $168 पे मिल रहा था, हम लोगों ने 62 रुपयों में पेट्रोल दिया देश की जनता को। पर घेरिए ना, आप राष्ट्रवाद पर क्यों चले जा रहे हैं? राष्ट्रवाद से तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले सुन लीजिए ना, 2014 के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए, $38 पर क्रूड मिलता रहा, रिलायंस पैसा बनाया, देश की जनता को 92 रुपये में पेट्रोल दिया गया। काला धन लाने की बात करने वाले देश का धन अपने दोस्तों को देकर भगोड़ों को भगा दिए। देखिए, आपकी चुनावी रैली में ये मुद्दे तो है नहीं, आपकी रैली में तो राष्ट्रवाद मुद्दा है,
आप राष्ट्रवाद पर कमजोर पड़ जाते हैं। आपके घोषणा पत्र से अलगाववादियों और नक्सलियों को हौसले क्यों मिल रहे हैं? विशाल जी देखिए, जब ये लोग बेसिक एसेंशियल देश की जनता को नहीं दे पाए, हर अपनी प्रॉमिस जो 2014 में वादे किए उन पर हार गए, तो आज जाकर राम मंदिर का मुद्दा उठाए। जब वो भी मुद्दा कोर्ट में आ गया तो इनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं था। जैसे ही पुलवामा हमला हुआ, सब लोग राष्ट्रवाद की बात शुरू किए और सब देशभक्त हो गए। वहां से नेशनलिज्म, यानी कि सब देशभक्त हो गए, आप नहीं हुए। आप ये कह रहे ना कि सब लोग देशभक्त हो गए पुलवामा के हमले के बाद, उस सब में आप अपने आप को नहीं गिन रहे ना? ठीक है, रोहित चहल पुलवामा हमले के बाद सब देशभक्त हो गए। कांग्रेस को यही समस्या है, यही समस्या कांग्रेस पार्टी की है कि भाई पुलवामा हमले के बाद सब देशभक्त क्यों हो गए, उनके मुद्दे छिन गए हैं। देखिए विशाल जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की समस्या जायज है। जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करते रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह लगाने वालों के साथ जब जेएनयू में जाके राहुल गांधी खड़े होते हैं तो उस आदमी से, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस तरीके से बिल्कुल नक्सलियों के अंदर इनको क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, जो अपने ही आर्म फोर्सेस के खिलाफ, देश के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, उनके साथ जाके कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। इतना ही नहीं, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म करने का काम ये जम्मू कश्मीर से करना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी देखिए, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवाद कहा, जिन्होंने कहा कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा। आज राहुल गांधी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए वायनाड के अंदर। मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग कहती थी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो कहती थी कि डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया, जो डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया कहने वाली पार्टी के साथ आज राहुल गांधी वहां पर गठबंधन करके बैठे हैं, उनके साथ वहां पर जीत के लिए वहां पर लगे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे जो जिस तरीके से मुस्लिम, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहें फैलाकर जो ममता बनर्जी और राहुल गांधी बुलाते हैं वोट बैंक की खातिर, आज तुष्टीकरण बंगाल के अंदर किस तरीके से बंगाल जल रहा है। रामनवमी पर रोक लगा दी जाती है, रामनवमी के जुलूस पर हमला होता है लगातार। आप देखिए, चाहे आसनसोल हो, देश के अलग अलग हिस्से हो, चाहे जोधपुर हो, लगातार जिस तरीके हनुमान जयंती हो, चाहे आरएसएस के कार्यक्रम, उन सब पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे हमारे सबूत मांगे जाते हैं, तो आज देश की जो जनता है वो समझ गई है। जब जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू बिहार के अंदर कल क्या कहते हैं कि हम मुसलमानों एक हो जाओ, मोदी को हटाना है, मोदी को बाहर फेंकना है। अरे जनता, ठीक है, मुझे लगता है उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। जैसे 4 नेताओं पर एक्शन लिया है, उन पर भी एक्शन हो जाएगा। ये एक्शन अब शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अब दिग्बांशु भट्टाचार्य का रुख करना चाहिए। दिग्बांशु जी, जो बात रोहित चहल कह रहे हैं कि सिर्फ तुष्टीकरण के लिए बड़े बड़े नेता बंगाल में प्रचार करने नहीं आ सकते, लेकिन बांग्लादेश की फिल्मी कलाकार आ सकते हैं बंगाल में प्रचार करने के लिए, ये किसको रिझाने के लिए आ रहे हैं? लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। तूफान के बाद हालात पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, कई राज्य इस वक्त तूफान से प्रभावित हुए और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। गुजरात में बारिश से तूफान से 9 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और कहा है कि हालात जो बने हुए हैं इस तूफान के बाद, इस पर अधिकारियों ने नजर रखी हुई है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। गुजरात के हिम्मतनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है, रैली होने वाली है। उससे पहले भी खराब मौसम की मार कैसे इस इलाके में पड़ रही है। कई हिस्सों में तेज आंधी और तूफान के कारण लोगों की जान गई है और जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के हिम्मतनगर की। यहां पर आज प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, जनसभा की तैयारियां भी आप देख रहे हैं किस तरीके से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बेमौसम बारिश और तूफान से हुई लोगों की मौत पर दुख भी जताया है और ट्वीट करके लिखा है कि उनकी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अधिकारी हालात के पर निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। आज साबरकांठा में, हिम्मतनगर में चुनावी रैली होनी है प्रधानमंत्री की, लेकिन आंधी तूफान की वजह से रैली की जगह पर लगाए गए जो टेंट हैं वो भी उड़ गए हैं, इस आंधी में उड़ गए। चलिए लौट रहे हैं हम अपनी चर्चा पर। और दिग्बांशु जी, जो सवाल मेरा था वो आपसे ये कि भारतीय जनता पार्टी आरोप ये लगा रही है कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति में बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए बंगाल आए तो आपको समस्या है, लेकिन बांग्लादेश के फिल्मी कलाकार आए तो कोई समस्या नहीं है। ये बांग्लादेश के फिल्मी कलाकार भारत के चुनाव में क्या करें? किसको समस्या है? अमित शाह नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे प्रोग्राम करने। हर रोज दिलीप घोष, रूपा गांगुली ये लोग प्रचार कर रहे हैं। और चहल जी ने अभी कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बंगाल तेरे टुकड़े होंगे ये कहने वाले बिमल गुरुंग के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जब बिमल गुरुंग उसके नेतृत्व में थे, सर फिरदौस अहमद किसका प्रचार कर रहे थे? में जो भाजपा रैली किए थे
उसके मुझे बोलने दीजिए, जो भाजपा रैली किए थे अभी, भाजपा का अलीपुरद्वार का कैंडिडेट जॉन बाल्ला जो गोरखालैंड के सपोर्ट में गोरखाओं को लेकर रैली किया था, राजू बिस जो गोरखालैंड के सपोर्ट में था, एसएस अहलुवालिया जो बर्धमान का बीजेपी का कैंडिडेट है गोरखालैंड, बंगाल को तोड़ने वाला शक्ति के साथ भाजपा और भाजपा का समर्थन है, तब आपको शर्म आना चाहिए चहल जी, ये सब बोलने से पहले पहली बात। शर्म आपको आना चाहिए, आप तुष्टिकरण, शर्म आपको आना चाहिए। जिस तरह से आप दुर्गा पंडालों को रोकते हो, शर्म आपको आना चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए, दलितों की जिस तरह से हत्या करते हो, शर्म आपको आना चाहिए। आपको आनी चाहिए, जब आप सीबीआई जाती है उसको रोकते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? शर्म आपको आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दिग्बांशु भट्टाचार्य, मुझे ये बताइए, बांग्लादेश के फिल्मी कलाकार भारत के लोकसभा चुनाव में किसका प्रचार कर रहे हैं? ये बांग्लादेशियों का वोट किसको चाहिए? दिग्बांशु भट्टाचार्य, सीधा सवाल यह है कि बांग्लादेश के फिल्मी कलाकार यहाँ पर किसका प्रचार कर रहे हैं? बांग्लादेशियों का वोट चाहिए क्या आपको, या भारतीयों का वोट चाहिए? कि नहीं, कैसी तुष्टिकरण? अच्छा, अभी ये सवाल, जिस योगी आदित्यनाथ ने बोला था हिंदू और मुसलमान अलग संस्कृति है, एक साथ नहीं रह सकता, अरे आपने तो जाने नहीं दिया योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने के लिए। सवाल नहीं उठता। आपने तो भाजपा को पूरे प्रदेश में रैली नहीं करने दी, वो हर रोज आपने तो वहाँ पे पूरा आपातकाल लगा रखा है, इमरजेंसी लगा रखी है पूरे बंगाल में। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पूरे बंगाल में इमरजेंसी लगा रखी है, आपने दलितों को पेड़ों में लटका दिया। भाजपा को वोट दो, अरे शर्म आना चाहिए। अरे आपको शर्म आना चाहिए। त्रिलोचन मेहता को, भाजपा कार्यकर्ता को आपने सरेआम फांसी दे दी, धर्मा हजारा को मुर्शिदाबाद में मार दिया, दुलार कुमार को आपने पुरुलिया में मार दिया, ऐसे 25 कार्यकर्ताओं का आपने वध कर दिया, आपने हत्या कर दी। आप डूब मरो और कहो ममता दीदी को डूब मरने के लिए। नहीं तो जनता जो है ना, आप अच्छी भाषा का उपयोग कीजिए। संजीव तिवारी, इस बात को समझना होगा कि बड़े बड़े नेता बंगाल में प्रचार करने नहीं आ सकते, उन्हें नहीं आने दिया जाता, लेकिन बांग्लादेश की फिल्मी कलाकार हैं, यही तो उनका वोट किसको चाहिए? यही तो सोचने की बात किसको चाहिए? उनका वोट, उसी 30% वोट के ऊपर तो ये बोस्ट कर रहे हैं। ममता दीदी जो है ना, वह पूरी तरह से जिहादी दीदी बन चुकी है पिछले 10 सालों में। इनको यह सोचना होगा कि ये प्रचार कहां करवा रहे हैं। ये बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, और भारत के संविधान और भारत के नियमों के अनुसार से इन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है कि दुर्गा जी के विसर्जन की अनुमति मिले। अभी रामनवमी के दिन 3 दिन पहले इन्होंने पूरे बंगाल में राइड करवा दिया। किस तरह की सरकार है ये? इनके पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं और इनके पुलिस अधिकारी इनके साथ मिलकर पूरे बंगाल में आतंक का माहौल इन लोगों ने फैला दिया है। गांव में जाकर कार्यकर्ताओं की पिटाई करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और आपके जो ममता दीदी की भतीजी हैं, वो आती है तो उनके पास 4 पासपोर्ट मिलता है। कहां से पैसा आता है? नहीं, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं एजेंसीज को आप काम नहीं करने देते। संजीव तिवारी, लेकिन आप पर भी तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस का समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस इनसे लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है। पता ये हमें बदनाम करना चाहते हैं, वोट को बांटना चाहते हैं, वोट को बांटना चाहते हैं, और ये जानते हैं ये पराजित हो चुके हैं, ये जानते हैं इनके दिन गिने हुए हैं, ये जानते हैं ये हार चुके हैं, ये कहीं नहीं खड़े होने वाले हैं। बंगाल की जनता जिस तरह से घरों से निकलकर वोट दे रही है, वह बदले का वोट ममता दीदी के ऊपर तमाचा लगेगा। जीतेंगे। आप पहले अपने गिरेबान आप देखिए गिरावान में, और संविधान के अनुसार काम कीजिए। संजीव, नहीं तो ये ध्यान रखिए कि पश्चिम बंगाल भारत में है, बांग्लादेश में नहीं है। कम से कम मस्तिष्क को इतना तैयार रखिए। दिग्बांशु और संजीव, मैं दोनों आपको रोक रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक खान ये वही लोग हैं ना जिनके साथ एक मंच पर जाकर आप लोकतंत्र बचाने के लिए रैलियां कर रहे थे, मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे थे। आज ये राहुल गांधी को भी बंगाल में घुसने नहीं देते हैं। आज आप इनके साथ खड़े हैं क्या, अब्दुल रज़ाक खान? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, गठबंधन की बात। एक सेकंड जरा सुनिए, जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक खान, आप क्या बोल रहे हो? राहुल गांधी को घुसने नहीं दे रहा है? स्ट्रैटेजी अलग हो, इलेक्शन के बाद हम सब लोग मिलेंगे, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। 23 मई को मैं भी रहूंगा, इसी चैनल पर हम लोग डिबेट करेंगे, आप भी देखिएगा। देश की जनता, मेरा सवाल यह है कि आप इनके साथ खड़े हैं क्या, जिस मंच पर एक हाथ पकड़कर लोकतंत्र बचाओ, मोदी विरोधी मोर्चा ये सब कर रहे थे? वो ममता बनर्जी कहती है कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है, उनको प्रचार करने भी आने नहीं देती।
देखिए, इलेक्शन के नजदीक एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, ये तो कॉमन बातें हैं। इलेक्शन के यानी बाद कि कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर है कि कोई कहे कि राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते या फिर वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन मोदी विरोध में उनके साथ मिलकर भी सरकार बनाना आपको मंजूर है। खास चर्चा हमारी लगातार जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए। सवाल यही है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और जीत और हार क्या राष्ट्रवाद पर ही तय हो? फौरन हाजिर हूं, बने रहिए हमारे साथ।